हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति। अब समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, और इस अध्याय के पाठ परिचय के रूप में हम पढ़ लेते हैं कि इस पाठ के अंदर है क्या। ये पाठ पूरी पुस्तक के लिए पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है, मतलब एक आईना प्रस्तुत करता है, और शीत युद्ध की समाप्ति को ही हम समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानते हैं। यानी कि समकालीन विश्व राजनीति जो आपकी किताब लिखी गई है वो 1991 की जो शीत युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। लेकिन हमने लेसन की शुरुआत, कहानी की जो शुरुआत है हमारी, वो शीत युद्ध की चर्चा से हो रही है। यानी ये पाठ का जो लेसन शुरू हो रहा है वो शीत युद्ध की चर्चा से शुरू हो रहा है। अब दो महाशक्तियाँ इस दौरान शीत युद्ध में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, आपस में कैसे उलझे, इसके बारे में चर्चा की गई है। इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, इसका जिक्र इस लेसन के अंदर किया गया है। और हम आपको उन समरस्थलियों तक भी ले जाएंगे जो शीत युद्ध के हिस्से रहे हैं, और इन दो महाशक्तियों से जो इसके गुट में शामिल नहीं हुए, जैसे संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के दोनों के अपने अपने गुट थे, कुछ देश इन दोनों गुटों में शामिल थे। अमेरिका का अलग गुट था, सोवियत संघ का अलग गुट था, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी थे जो इन दोनों गुटों में से किसी के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में उन राष्ट्रों ने क्या किया, तो उन्होंने इन दो महाशक्तियों से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा कर उन देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास और चर्चाएं की, और उन्होंने अपनी आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन इस गुटनिरपेक्षता को बनाया। इस गुटनिरपेक्षता के कारण ही वो अपनी आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को साध सके। और आगे हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, और गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय हितों के रक्षा करने में कहाँ तक सफल हुई, यानी कि भारतीय रक्षा हितों में गुटनिरपेक्ष नीति कहाँ तक सफल रही है, इनकी चर्चा इस लेसन में की गई है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की क्यूबा के मिसाइल संकट से, जो 1962 में आया था। सर्वप्रथम हम ये जो आप इस नक्शे में देख रहे हो, ये पेन नज़र आ रहा है, ये सोवियत संघ है। इसका पूरा ये कलर, इतना बड़ा क्षेत्र जो सोवियत संघ का है। और सेकंड एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, छोटा सा राष्ट्र है क्यूबा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर डॉट बना हुआ है। और साथ ही जो बैंगनी कलर जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। दो महाशक्तियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और एक छोटा सा राष्ट्र क्यूबा। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब उस समय जब ये घटनाक्रम 1962 में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव थे। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ को डर सता रहा था कि क्यूबा के ऊपर, जो साम्यवाद द्वारा शासित क्यूबा है, उसके ऊपर अमेरिका आक्रमण कर देगा और यहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट कर देंगे। ऐसा डर उनको क्यों लग रहा था? क्योंकि क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन इसका जुड़ाव कहाँ था? इसका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था। इसी बात का डर था। सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। अतः सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को
सोवियत सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील करने का फैसला किया, यानी कि क्यूबा को सोवियत सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। और 1962 में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई। परमाणु मिसाइलें तैनात करने के बाद अब सोवियत संघ पहले की अपेक्षा अमेरिका के मुख्य भूभाग के 2 गुने से भी अधिक ठिकानों पर वो शहरों पर या स्थानों पर आक्रमण कर सकता था। इससे अमेरिका का बहुत ज़्यादा भूभाग सोवियत के नियंत्रण में आ गया था। इसकी खबर या इसकी भनक संयुक्त राज्य अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य सीधा युद्ध हो, क्योंकि अगर सीधा युद्ध होता है तो वो परमाणु युद्ध होगा और वो नहीं चाहते थे कि कोई परमाणु युद्ध हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ये दृढ़ निश्चय थे कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ले। जब सोवियत संघ द्वारा नहीं हटाई गई तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने जंगी वीरों को आदेश दिया कि क्यूबा में सोवियत संघ से आने वाले जहाज़ों को रोका जाए। और ऐसी स्थिति में ये लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन केवल अमेरिका सोवियत संघ को मामले की गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था कि अमेरिका इस मुद्दे के ऊपर कितना गंभीर है। इससे ही क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया, क्योंकि ये कोई आम युद्ध नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका भी एक गठबंधन है और सोवियत संघ इसका भी एक गठबंधन है। अब 2 गठबंधन के मध्य और 2 महाशक्तियों के मध्य जब सीधा युद्ध होता तो ये परमाणु युद्ध होता और दुनिया पूरी तबाह हो जाती। अतः दोनों ने ही युद्ध टालने का फैसला लिया। तब जाके दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत जहाज़ यहाँ से आ रहे थे, या तो उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली या रिटर्न वापसी कर ली, जिससे तीसरा विश्व युद्ध टल गया। इस क्यूबा मिसाइल संकट को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो महाशक्तियां आमने सामने आई थी पहले कभी नहीं आई थी। अतः इन दोनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष, तनाव और प्रतिद्वंदिता ये जारी रही, लेकिन इनके मध्य प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। अब शीत युद्ध की अगर अपन बात करें तो शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के मध्य केवल जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन दोनों जिन्हें बनाए हुए थे वो, या शक्ति संतुलन का मामला ही नहीं था। इससे आगे विचारधाराओं का द्वंद्व भी था। दोनों में विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। विचारधारा की लड़ाई क्या थी? सबसे पहले ये अपन खींचते हैं एक लाइन। ये वाला आपका पार्ट आ गया पूर्वी यूरोप और ये आ गया आपका पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ था, इसका गठबंधन अमेरिकी गठबंधन के साथ था, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के साथ था। तो ऐसे में अब विचारधाराओं का जो द्वंद्व था वो था कि राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। राजनीतिक में अपन जो प्रणालियाँ हैं उसमें अपन लेंगे एक तो लोकतंत्र और साम्यवाद। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा और जनता का शासन, जो वोटिंग के माध्यम से जो सरकारें बनती हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि अपने ऊपर शासन करते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और साम्यवाद क्या है? जहाँ एक दल की सरकार होती, एक दल ही होता है, दूसरे विपक्ष का कोई वहाँ पर कोई जगह नहीं होती है, और वही देश का सर्वेसर्वा पार्टी होती है, और उनका जो सर्वेसर्वा होता है वो देश का संचालन करता है। अब आर्थिक क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू करें? तो एक है पूंजीवाद, जिसमें बाजार के भरोसे सब छोड़ दिया जाता है
आप अपनी पूंजी लगाओ, नुकसान हो या मुनाफा हो वो आप जानें। मतलब कि बाजार उन्मूलक व्यवस्था जो बाजार के हाथों में छोड़ दिया जाता है, और ये होती हैं समाजवाद, यानी कि मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का आधिपत्य या सरकार का आधिपत्य। तो इन चारों को समझ गए। अब राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका में लोकतंत्र कायम था और सोवियत संघ में साम्यवाद कायम था, और आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी और यहाँ समाजवादी व्यवस्था थी। अब इन्हीं विचारधाराओं को लेकर टकराहट की स्थिति थी कि जीवन को सूत्रबद्ध करने का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? लोकतंत्र वर्सेस पूंजीवाद है जो अमेरिका द्वारा समर्थित है, या फिर साम्यवाद वर्सेस समाजवाद है? इसी बात को लेकर दो महाशक्तियों के मध्य ये द्वंद्व चलता रहा। और हम अब ये शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो आपके इस अध्याय का अगला टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।